हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2019 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। कार्ड्स नंबर्ड 7 to 40 were put in a box. Poonam selects a card at random. What is the probability that Poonam selects a card which is a multiple of 7? तो चलिए देखते हैं। कार्ड्स जो डाले गए हैं 7 to 40, ये हमारा हो गया है सैंपल स्पेस। तो 7 वाला कार्ड भी होगा 8, 9, 10 एंड इट विल बी अप टू 40। ठीक है, तो इनमें से जब भी हमारा 7 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या क्या होंगे? 7, 14, 7 के मल्टीपल्स लिख लेंगे 21, 28 एंड 35। इसके आगे जाएंगे तो 42 हो जाएगा, जो बॉक्स में डाला ही नहीं गया है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है वे कितने हैं? 5। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा सैंपल स्पेस है इसमें कितने कार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये 7 से 40 तक है, तो 40 - 7 अगर कर देंगे 33, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिंपली सोल्व करने के लिए इसको नंबर ऑफ कार्ड्स चेक करने के लिए हम एपी का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हम 1 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। 8 - 7 1, और जो फर्स्ट टर्म है मीन्स ए जिसको हम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे इन वैल्यूज की हेल्प से हम n कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो लास्ट टर्म है 40, वो क्या होगा? चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। L = A + n - 1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो a क्या है यहाँ पे? 7 + n कैलकुलेट करना है, और d कितना है? 1। तो 7 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 33 = n - 1, और ये -1 इधर आके ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा n है वो 33 + 1 34 होगा, ना कि सिंपल 33। अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स तो हमें पता ही है 5 है, और सैंपल स्पेस कितना है हमारा? n = 34। तो हाँ, यही हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते हैं। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो जिसको भी हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, उसी को हम सबसे पहले रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट्स एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। तो जैसे ही हम बोलते हैं √3 एक रेशनल नंबर है, तो हम मान सकते हैं कि इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे 6/7, तो 6 जरूरी नहीं है कि प्राइम है, बट आपस में वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं √3 = a/b वेयर b ≠ 0। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए जो डिनोमिनेटर में है, एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम इसमें स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3 = a² / b²। अब मैं b² को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3b² = a², और अगर मुझे b² कैलकुलेट करना हो तो 3 में डिवाइड में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा a² / 3। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो
कि ए स्क्वायर एक इंटीजर है और इसको भी 3 से डिवाइड करने के बाद हमें एक इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 कंप्लीटली। तो मैं लिख सकता हूं 3 डिवाइड ए स्क्वायर, और 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड ए। इतना क्लियर है। अब ए को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि a अपॉन 3 करके कोई इंटीजर मिलना चाहिए, तभी तो डिविजिबल बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू ए अपॉन 3, मीन्स a को डिवाइड करके 3 से हमें कोई इंटीजर मिल रहा है c। अब इसको भी हम स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 9। ठीक है, अब a स्क्वायर की जगह हम 3b स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, तो यहाँ पे लिखेंगे c स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 3b स्क्वायर अपॉन 9। तो अगर 3 से मैं 9 को डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 3। अब इस टर्म को भी ध्यान से देखो कि b स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि एक टर्म मिल रहा है c स्क्वायर मीन्स इंटीजर। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बी स्क्वायर, और 3 डिवाइड बी स्क्वायर की हेल्प से हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बी। अब ये दो वैल्यूज को हमें देखना है, 3 डिवाइड ए और 3 डिवाइड बी। इसका मतलब है कि ए और बी को 3 डिवाइड कर रहा है, मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर है 3। लेकिन हमने एज्यूम किया था कि ए और बी आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये इस बात को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे तो हमारे फैक्टर आ गया है कॉमन फैक्टर 3, और हमने एज्यूम किया था ऑलरेडी कोप्राइम नंबर्स। तो दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन, एंड दिस कॉन्ट्रेडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। और एजम्पशन क्या थी? √3 इज अ रेशनल नंबर। तो एग्जाम में हमें थोड़ा प्रॉपरली लिखना होगा। कॉन्ट्रेडिक्शन मैं थोड़ा लिख देता हूं, हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, और रॉन्ग एजम्पशन थी हमारी √3 इज अ रेशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का और पार्ट करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कोई नंबर है, सपोज x है लार्जेस्ट नंबर, तो जब 1251 को डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है रिमाइंडर। तो 1251 को डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसमें से हम 1 अगर माइनस कर दें और यहाँ से जो नंबर आएगा 1250, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा ये लार्जेस्ट नंबर जो भी सपोज x। ठीक है, सिमिलरली उस नंबर से अगर हम 9377 को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 बचता है। तो अगर हम 2 माइनस कर दें इसमें से तो हमारा जो यहाँ से नंबर बनेगा 9375, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 15628 में से 3 माइनस कर दें जो रिमाइंडर बचता है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा 15625, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा बाय दैट सपोज x नंबर। ठीक है, तो ये तीनों अब डिविजिबल होंगे, मतलब इनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो x है ना, और लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो हम को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, मीन्स HCF कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करेंगे और उसके हेल्प से HCF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1250 का HCF देख ले, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो इसका करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 625। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25,
अगेन 5 बचेगा और 5 से करेंगे तो 1। तो हमारा 1250 का क्या आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम 9375 का करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 1 और ये आ जाएगा 25। अब यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, अब 5 से करेंगे तो 125। ऐसे ही करते जाएंगे 5 से, फिर 5 से, तो 5 बचेगा और ये बचेगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9375 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5 कितनी बार है 5 टाइम्स है। तो चलिए लिख देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या करना है 15625 के भी कर लेने हैं फैक्टर्स 15625। तो इसके क्या आएंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 125। इसके बाद तो ये सेम ही रिपीट होगा, तो यहाँ से फिर 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 625 125 25। 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स है 5 के 6। तो 15625 के 5 5 5 3 हो गए, फिर से 5 5 एंड 5। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है ताकि हम HCF कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे 4 5 है और यहाँ पे 5 टाइम्स 5 है ना, 4 टाइम्स ही 5 है और यहाँ पे एक्चुअली 5 टाइम्स 5 होना चाहिए, हाँ वही है। और यहाँ पे ये हो गया हमारा 4 टाइम्स 5। जो एक्स्ट्रा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो कॉमन है वही देखेंगे। तो हम HCF लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारा हो जाएगा 625। तो 625 वो नंबर है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं या इन तीनों का फैक्टर है कॉमन। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं। इफ tan a plus b equals to 1 and tan a minus b equals to 1 upon root 3 and a plus b is between 0 and 90 degree means फर्स्ट क्वाड्रेंट में a और b दोनों कंबाइन करके and a is greater than b then find the values of a and b। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करेंगे। तो ये हमें पता है tan a plus b इक्वल्स टू 1 है और 1 क्या होता है कब होता है tan में 45 डिग्री पे। तो हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली जो tan a माइनस b है वो कब होता है 1/√3 tan 30 पे। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan और tan को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और tan a माइनस बी और tan 30 को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये आ गई है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस बी है और यहाँ पे माइनस बी है, तो ये तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 45 प्लस 30। तो ये आ जाएगा हमारा 75 डिग्री और अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा हमारा 37.5 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, b कैलकुलेट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री और a हमारा है 37.5 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अब b कैलकुलेट करना है तो 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री। तो b कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं कैलकुलेट, यह आ जाएगा 7.5 डिग्री। तो हमारा a का वैल्यू भी आ गया है और
बी का वैल्यू भी आ गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज सर्कल इज समथिंग लाइक दिस, और एक क्वाड्रिलेटरल जो इसको टच कर रहा है सभी जगह से, समथिंग लाइक दिस। तो सपोज ये साइड, ये पॉइंट है बी ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी, ठीक है। और जहां जहां पे ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, उनको बोल देता हूं मैं पी, क्यू, आर और एस, ठीक है। अब मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूं ए सी और बी डी। अब सपोज कंसिडर करते हैं सी डी और ए बी। तो जो सी डी साइड है वो सेंटर पे सपोज अल्फा एंगल बना रही है, और जो ए बी है वो सपोज बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो जो ये अपोजिट साइड एंगल्स बना रही है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही तो मीनिंग होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो ये प्रूफ करना है हमें। अब ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो जो आप देख सकते हैं कि जो AP है और AS है, ये दोनों टेंजेंट्स है इस सर्कल पे, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और पेयर ऑफ टेंजेंट्स पे सर्कल के अगर सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस A एंगल को बाइसेक्ट करती है। मीन्स जो ये एंगल है ये इक्वल होगा। तो अगर इसको मैं 1 बोलूँ तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सपोज ये O है, तो OAP इज 1 एंड OAS इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम B से बात करें, BQ और BP भी टेंजेंट है, तो सेंटर से अगर हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो ये एंगल भी सपोज 2 और 2 है, ठीक है, मीन्स इक्वल एंगल्स। सिमिलरली C पे भी इक्वल एंगल्स होंगे। तो ये सपोज 3 है तो ये भी 3 है, और D पे भी ऐसे ही होगा 4 और 4, ठीक है। ये क्यों किया आगे थोड़ा पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता है कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यस, तो हम इन सब को जोड़ लेंगे या सम कर लेंगे। तो हमें पता है 2 एंगल 1 मीन्स ट्वाइस ऑफ 1 एंगल A हो गया, और एंगल B कैसे लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ 2। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, और ये कितना होना चाहिए 360 डिग्री। इतना क्लियर है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये कितना आ जाएगा 360। तो यहाँ से अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। 360 अपॉन 2 180। तो ये हमारी आ गई एक इक्वेशन, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब हमें ध्यान से देखना है AOB ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स है 1, 2 और बीटा। हमें पता है कि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लेके चला गया टोटल को। तो ये हमारी आ गई एक इक्वेशन। सपोज ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो अब हम अल्फा को भी इसी तरीके से इंटीरियर एंगल्स का सम लिखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा हमारा आ जाएगा 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360, और ये माइनस,
तो ये भी सभी माइनस है और ये भी माइनस में, तो माइनस में ही सब कुछ पुटअप कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो 360 माइनस, हमें पता है कि 1 2 3 4 चारों को ऐड करके आया था हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री, तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है 360 माइनस 180 आ जाएगा 180 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। तो अल्फा है बाय साइड CD और बीटा है बाय साइड AB, तो दोनों जो सेंटर पे डाल रहे हैं एंगल्स वो क्या आ गए हमारे सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करते हैं। A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो इस डाटा का हमें बेसिकली मीन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम XI कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, XI क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास बाय 2। तो 0 प्लस 6 बाय 2 कितना हो जाएगा 3, तो XI हमारा आ गया है 3। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 6 प्लस 12 मीन्स 18 बाय 2, तो ये आ जाएगा 9। और अगर आप फर्दर सोल्व करते जाएंगे ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा 33 और लास्ट वाले में आ जाएगा 39। ठीक है, कर सकते हैं इजीली। अब हम क्या करेंगे, XI कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो FI क्या है, दिस फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सिग्मा FI तो हमें पता ही है कि टोटल 40 स्टूडेंट्स का डाटा है। ठीक है, बट हमें सिग्मा FI XI कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो FI XI करने के लिए 10 × 3 करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा हमारा 30, 11 × 9 आ जाएगा 99, 15 × 7 आ जाएगा 105, 21 × 4 आ जाएगा 84, और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 108, और ये आ जाएगा 99, 39 × 1 आ जाएगा 39। अगर आप इस पूरे नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये सिंपल एडिशन, ये आ जाएगा 564। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, सिग्मा FI XI हमें पता ही चल गया है 564, और टोटल कितना था 40 डिवाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा हमारा 14.1। ठीक है, तो यही हमारा आ गया है मीन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करते हैं। अ कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 21 centimeter sweeping through an angle of 120 degree. ठीक है, find the total area cleaned at each sweep of the blades. तो सबसे पहले मैं एक रफली ब्लेड ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सपोज ब्लेड कुछ इस तरीके का है और ये लेंथ कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, और इसका जो स्वीप है वो सपोज कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ऐसे स्वीप करेगा इन सर्कुलर आर्क, और कितना करता है 120 डिग्री, सपोज समथिंग लाइक दिस। तो इसी तरीके से कोई दूसरा ब्लेड भी होगा जो उधर को स्वीप कर रहा होगा, जो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो हमें बताना कि एक बार के स्वीप में इसके द्वारा भी और दूसरा जो ब्लेड है उसके द्वारा भी, तो दोनों के द्वारा कितना जो एरिया है वो कवर हो पाएगा वन स्वीप में। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे अब, विच विल बी ट्वाइस ऑफ, 2 ब्लेड है तो ट्वाइस ऑफ इस एरिया का, इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, तो 2 × 120/360 इंटू पाई कितना होता है 22/7, और आर कितना है, ये रेडियस की तरीके से यूज होगा, तो 21 × 21। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 से हम 360 को 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 21 3 टाइम्स होगा, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 2 × 22
ये हो जाएगा 44 इंटू ये है 21, तो ये आ जाएगा 21। तो यहाँ पे इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया एक स्वीप में दोनों ब्लेड कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करते हैं। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? तो सबसे पहले हम सर्कुलर पार्क ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज पार्क इज समथिंग लाइक दिस, और सपोज कि पोल हमें यहाँ पर इरेक्ट करना है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं P बोल रहा हूँ, और हमें गिवन है कि डायमेट्रिकली अपोजिट साइड्स पे एंड्स पे दो गेट्स हैं, समथिंग लाइक दिस। सपोज ये गेट A है और ये गेट B है। ठीक है, तो A और B से जो डिस्टेंस है P का वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो डायमीटर है वो सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल हो गया है, और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ए बी हमारा हाइपोटेनस हो गया है। ठीक है, तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो बीपी है वो लॉन्गर साइड है, और इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स। इतना क्लियर है? तो हमें पता है कि जो डिफरेंस है डिस्टेंसेस का, है ना, बीपी माइनस एपी, वो कितना होना चाहिए? 7 यहाँ पे गिवन है। तो बीपी माइनस एपी इक्वल टू होना चाहिए 7, और बीपी को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया है, तो x माइनस एपी इक्वल टू 7। बेसिकली मुझे एपी कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एपी को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा और 7 को लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू एपी। इतना क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारा AP है वो हो गया है x माइनस 7, और जो डायमीटर है वो हमारा गिवन है 13 मीटर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल APB है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है हमारा। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 और 169 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस 169, 49 माइनस 169 हो जाएगा माइनस 120। इतना क्लियर है? अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, सभी में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। इतना सभी को क्लियर है? अब हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और माइनस करके 7 आ जाए। तो मैं ले रहा हूँ नंबर 12 एंड 5, तो इनको मल्टीप्लाई करके 60 आएगा और माइनस करके 7 आ जाएगा। तो चलिए, तो 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली माइनस 7x ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो यह आ जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से x माइनस 12 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो x इक्वल टू 12 और एक x इक्वल टू 5 माइनस 5। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। तो जो माइनस 5 है वो तो x हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो x इक्वल टू 12 है ये हमारा राइट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा BP डिस्टेंस है वो हो गया है 12, और जो AP है, AP कितना होगा?
AP था x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 मीन्स 5, तो AP आ गया हमारा 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म एंड m नॉट इक्वल टू n, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, nth टर्म के फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमें पता है कि जो m प्लस nth टर्म होगा वो क्या होता है, a प्लस, अब यहाँ पे सिंपल n नहीं है, m प्लस n है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, m प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है, और इसको कैसे करेंगे उसके लिए कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे गिवन है m टाइम्स द mth टर्म, तो m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, तो हम लिख देंगे n इंटू an। अब इससे सोल्व करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, तो m इंटू am क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है बेसिक, तो यहाँ पे हो जाएगा an मीन्स a प्लस n माइनस 1d। इतना सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, उसके पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ma प्लस m इंटू m माइनस 1d इक्वल्स टू na प्लस n इंटू n माइनस 1d। ठीक है, अब मैं टोटल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ma माइनस na प्लस, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m d माइनस, इसको भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n d, और राइट हैंड साइड में बचेगा 0। ठीक है, तो यहां से मैं m माइनस n कॉमन ले सकता हूं या a कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा m माइनस n। ठीक है, a कॉमन लिया। अब यहां पे मैं d कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा d, और ये बचेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 0। इतना सभी को क्लियर है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसके कुछ फैक्टर्स करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, a m माइनस n प्लस d, हम क्या करेंगे, m स्क्वायर और n स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और ये है माइनस m प्लस n, तो यहां से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा m माइनस n। इतना सभी को क्लियर है। चलिए अब एक स्टेप फर्दर करते हैं। अब क्या करेंगे कि ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम सोच सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। क्यों लिखते हैं चलिए देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा a m माइनस n प्लस d, और इसको लिख सकते हैं m माइनस n m प्लस n माइनस m माइनस n। तो हमने देखा कि यहाँ से m माइनस n कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ पे भी m माइनस n है, तो मैं पूरे टर्म में से m माइनस n कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो m माइनस n कॉमन लेंगे तो अंदर क्या क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म तो a बचेगा यहाँ से। ठीक है, प्लस d है। अब इसमें से भी हम m माइनस n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा m प्लस n, और यहाँ पे जब कॉमन लेंगे माइनस m माइनस 1 में से, तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 और बिग ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो m माइनस n है वो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारा जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिर्फ यही टर्म बचेगा, तो m प्लस d m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही टर्म तो a m प्लस n लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a m प्लस n इक्वल टू 0, और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, शो करना था।
आ गया है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द थ्री नंबर्स। तो जब भी हमें एपी में थ्री नंबर्स एज्यूम करने हो और बेसिकली दिया हुआ हो कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से एज्यूम करते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम सम करते हैं तो ये d और d कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सम ही कर लेते हैं। और एक बात और आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है इन नंबर्स का या एपी का वो है d, क्योंकि हम देख सकते हैं a प्लस डी में से a माइनस करेंगे तो हमारा d बचेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं कि इनका सम 18 है। तो फिर क्या होगा, अब मैंने बताया कि d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a और a, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 18, तो a इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें d कैलकुलेट करना है नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए सेकंड कंडीशन दी हुई है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या, a माइनस डी, ठीक है, और थर्ड टर्म है हमारा a प्लस डी, इक्वल्स टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 5d, ठीक है। मैंने अभी बताया कि कॉमन डिफरेंस d है, तो यहाँ पे हम a इक्वल्स टू 6 रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a माइनस डी और a प्लस डी है, तो इसमें हम लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5d, और हमें पता है a इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5d। अब आप देख सकते हैं कि d में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो d स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 5d, और 36 भी उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे फैक्टर्स करने हैं, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए और माइनस करके 5 आ जाए। तो हम सोच सकते हैं कि 9 और 4 ऐसे नंबर्स हैं, तो 9 और 4, 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 5d माइनस 4d माइनस 36। तो यहाँ से d प्लस 9 ये आ जाएगा, माइनस 4 और ये भी आ जाएगा d प्लस 9। तो अब यहाँ पे हम d प्लस 9 कॉमन ले सकते हैं, तो d प्लस 9 और फर्स्ट टर्म से बचेगा d और सेकंड टर्म से बचेगा माइनस 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि d की दो वैल्यूज आ जाएगी, d इक्वल्स टू माइनस 9 और d इक्वल्स टू 4। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जब d इक्वल्स टू माइनस 9 होगा तो नंबर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, a माइनस डी, तो a मीन्स ये तो 6 है, ये तो फिक्स है, तो 6 माइनस माइनस 9, ठीक है, a माइनस डी करना है, तो 6 माइनस माइनस 9 हो जाएगा 15, ओके। और सेकंड नंबर क्या आएगा, a इटसेल्फ, तो ये आ जाएगा 6। और अब हमें फाइंड आउट करना है a प्लस डी, तो मीन्स 6 प्लस d, और d क्या है हमारा माइनस 9, तो 6 माइनस 9 मीन्स माइनस 3। तो ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आ गया है। अगर हमारा d इक्वल्स टू 4 है तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, a माइनस डी 6 माइनस 4 मीन्स 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा d 4 है, तो और a है हमारा 6, तो यहाँ पे a ही आ जाएगा मीन्स 6 ही आ जाएगा। और थर्ड टर्म आ जाएगा a प्लस 6 मीन्स 6 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 10। तो हमारे ये दो सेट्स ऑफ नंबर्स हैं जो इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखते हैं। इन फिगर अ डेकोरेटिव ब्लॉक इज शोन विच इज मेड ऑफ 2 solids, अ क्यूब and a hemisphere. The base of the block is a cube
with edge 6 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. ठीक है, find A part है the total surface area of the block, second part है the volume of the block formed. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, टोटल सरफेस एरिया. तो फर्स्ट पार्ट इज TSA इक्वल्स टू, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब का सरफेस एरिया लिख लेंगे जो होता है 6A स्क्वायर. ठीक है, A क्या है, साइड्स ऑफ द क्यूब, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा. प्लस अब हमारा जो हेमिस्फेयर है इसके कारण एक सर्कल बन गया है तो ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, ये वाला, तो वो सर्कल इस एरिया में कवर नहीं होगा क्योंकि हेमिस्फेयर ने उसको कवर कर लिया है. तो इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर मीन्स उस सर्कल का एरिया, एंड इसमें हम ऐड करेंगे इस हेमिस्फेयर का एरिया. तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो हम लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर. तो अब चलिए देखते हैं, तो 6A स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट अप कर देते हैं. तो 6 इंटू ए कितना है हमारा 6 साइड ऑफ द क्यूब, प्लस पाई है हमारा 22/7 और रेडियस कितना होगा, डायमीटर दिया हुआ है 4.2 तो रेडियस हो जाएगा 2.1. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.1 इंटू 2.1. तो चलिए देखते हैं, 6 इंटू 6 स्क्वायर तो ये हो गया 6 क्यूब, तो 6 क्यूब होता है 216 प्लस 7 से अगर हम 2.1 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1, तो ये आ जाएगा 13.86. अब इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 229.86 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यही हो गया हमारा ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया. इतना क्लियर है. अब हम बी पार्ट करेंगे. ठीक है, तो बी पार्ट में क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम तो और भी सिंपल है, हमें पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2/3 पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब मीन्स 2.1 इंटू 2.1. इतना क्लियर है. तो 6 क्यूब तो अगेन हो जाएगा 216 प्लस 3 इंटू 7 तो ये कितना हो जाएगा 21, और जब हम 21 से 2.1 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0.1 टाइम्स. ठीक है, तो 2 इंटू 22 हो जाएगा 44 और 0.1 से करेंगे तो 4.4 और 2.1 ये सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.404. तो इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 235.404 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आ गया हमारा ब्लॉक का वॉल्यूम. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 हम सेट 2 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28. चलिए देखते हैं. इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1 और tan थीटा इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन और कोस में ही है टर्म्स, और हमारा tan क्या होता है साइन अपॉन कोस. तो अगर हम यहाँ पे कोस से डिवाइड कर दे तो पॉसिबिलिटी है कि tan आ जाएगा, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2 पावर्स है साइन की और कोस की मिला के. ठीक है, तो हम इसलिए कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, चलिए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा. तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा, है ना, इंडिविजुअल टर्म्स डिवाइड होंगे. तो और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा. तो 1 कोस स्क्वायर थीटा हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे कोस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी कोस की, ठीक है, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेन थीटा तो आ गया है बट हमारे पास सेक थीटा भी है, तो अब क्या करें, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपने बहुत बार यूज किया होगा ये, तो टेन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 3 टेन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा, और इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं तो ये हो जाएगा -3 टेन थीटा, और +1 तो यहाँ पे है ही, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेन थीटा है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मीन्स जैसे x में होता है तो यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और प्लस करके 3 आ जाए, तो 2 × 1 कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम 2 टेन स्क्वायर थीटा -2 टेन थीटा -10 थीटा +1 इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली 3 टेन थीटा ही लिखा हुआ है। तो चलिए अब 2 टेन थीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ से बचेगा टेन थीटा -1, ठीक है, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा टेन थीटा -1। अब आप देख सकते हैं कि हम टेन थीटा -1 भी कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए ले लेते हैं, तो टेन थीटा -1 और फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा और सेकेंड टर्म से -1 इक्वल्स टू 0। अब हम इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा -1 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया हमारा टेन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, और सेकेंड टर्म से आ जाएगा 2 टेन थीटा -1 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 2 टेन थीटा इक्वल्स टू 1, -1 राइट हैंड साइड चला जाएगा, और ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2। और यही तो हमें प्रूफ करना था, शो करना था, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of the tower. तो एक टावर बना लेते हैं सबसे पहले, सपोज दिस, और इसकी हाइट है h और ये है हमारा लेवल ग्राउंड, ठीक है। तो जब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 60 डिग्री है तो सपोज इसकी शेडो x बन रही है, ठीक है, बट जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 30 डिग्री हो जाता है लाइक दिस, तो जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर बन जाती है, ठीक है, तो 40 मीटर लॉन्गर। अब मैं इनको नेमिंग दे देता हूं ताकि इजी रहे, A B C और ये हो गया सपोज D, ठीक है। तो हमारा जो मेन टास्क है वो है हाइट ऑफ द टावर मीन्स h कैलकुलेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AB हमारा परपेंडिकुलर है और BC हमारा बेस है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स टेन थीटा यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है h और बेस है हमारा x, तो टेन 60 कितना होता है, √3, तो √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, और x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और √3 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा h अपॉन √3। तो x की वैल्यू हमने h में कैलकुलेट कर ली ताकि हम जब नेक्स्ट इक्वेशन पुटअप करेंगे तो उसमें x की वैल्यू हम h के फॉर्म में लिख देंगे और फाइनली h कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या करना है,
ए बी डी ट्राइंगल में ध्यान से देखो, और जो 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग ए बी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बी डी है x प्लस 40 वो हमारा बेस हो जाएगा। तो अगेन हम tan 30 का यूज कर लेंगे, तो tan 30 इक्वल्स टू h अपॉन, यहाँ पे हमारा जो बेस है वो कितना है x प्लस 40, तो ये हो जाएगा x प्लस 40। अब tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 40। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा एट h इंटू √3। इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पे x की जगह h/√3 इजीली पुटअप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा h/√3 प्लस 40 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं √3h। ठीक है, अब हमें h कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा h/√3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 40 इक्वल्स टू √3h माइनस h/√3। अब यहाँ से हम h कॉमन ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा √3 माइनस 1/√3। इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पे √3 माइनस 1/√3 को एलसीएम लेके सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा 40 इक्वल्स टू h इंटू √3, एलसीएम आ जाएगा। और जब हम √3/1 से 1 से डिवाइड करेंगे √3 को, तो √3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 और माइनस 1 रहेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 40 इक्वल्स टू h इंटू 2/√3। तो अब हम h फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40 √3/2, तो h आ जाएगा 20√3। और अब हम √3 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1.732, तो h इक्वल्स टू 20 इंटू 1.732, और यहाँ से आ जाएगा आपका, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 6 और ये आ जाएगा 34, तो ये आ जाएगा 34.64 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द टावर हमारी आ गई है। और इसी के साथ हमारा सेट 3 कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k हैव नो रियल रूट्स। तो जब भी हम नो रियल रूट्स की बात करते हैं, मीन्स हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 से कम होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4, a कितना होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 4, और c क्या होता है कांस्टेंट, मीन्स माइनस k शुड बी लेस देन 0। अब इस कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब क्या करेंगे, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 16k। ठीक है, तो 16k शुड बी लेस देन 0, और यहाँ से हम 144 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 16k लेस देन माइनस 144, और 16 से डिवाइड कर दे तो ये जाएगा लेस देन माइनस 144/16। तो यहाँ से k लेस देन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -9। तो फॉर नो रियल रूट्स k शुड बी लेस देन -9। ठीक है।